हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इसकी ईएमएफ इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ठीक, ट्रांसफार्मर का जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अपने देखा था कि ट्रांसफार्मर की क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये हो गया क्या, प्राइमरी वाइंडिंग, ये हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ से हमने इसको कनेक्ट कर दिया लोड से। ठीक, और ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस उसमें डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए आज यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ये सप्लाई वोल्टेज हो गया, ये करंट I1 हो गई, ठीक है, ये करंट I2 हो गई, और ये कोर के थ्रू जो फ्लक्स लिंकेज है ये फाई है। ये सारा हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज ईएमएफ इक्वेशन हम लोग इसकी निकालते हैं। तो देखिए, लेट द फ्लक्स एट एनी इंस्टेंट, ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है जो मैग्नेटिक सर्किट में, इसकी वैल्यू जो आएगी वो हमने माना फाई इक्वल टू क्या होगा, फाई एम, ठीक है, साइन ओमेगा टी होगी, साइन ओमेगा टी। अब क्या होगा, द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ऑफ टी टर्न्स लिंक्ड बाय दिस फ्लक्स इज गिवन बाय फैराडेज लॉ। तो फैराडे लॉ से अगर हम निकालेंगे तो ईएमएफ इक्वेशन ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई। और चूंकि नंबर ऑफ टर्न्स इसमें टी है, इसमें हम लोग टी ले रहे हैं, तो ये फाई इंटू टी हो जाएगा। तो इसको सिंपली आप यहां पे रख देंगे तो माइनस टी डी बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, फाई एम साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक, इसको आप डिफ्रेंशिएट करके आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो फाइनली ये निकल के आएगा टी ओमेगा फाई एम साइन, ठीक है, और ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, और इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप दूसरे फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको अगर हम EM मान लें तो E इज इक्वल टू हो जाएगा EM साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये इक्वेशन आ जाएगी इंड्यूस्ड EMF की। ठीक है, और जहां पे हमने EM क्या माना है, ये जो EM है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF है, तो ये हो गया आपका टी ओमेगा इंटू फाई एम। ठीक, तो ये इक्वेशन आ गई हमारी ईएमएफ की। अब इसमें हमें मालूम है कि साइन वेव के लिए, ये हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं अपने, या बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में भी, फॉर ए साइन वेव के लिए ई आर एम एस की वैल्यू कितनी होती है, ई आर एम एस की वैल्यू होती है EM अपॉन रूट टू। ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ERMS को जैसे अगर हम E भी लिखते हैं तो ये EM अपॉन रूट टू हो गया, यानी एक तरह से E इज इक्वल टू क्या हो गया, टी ओमेगा फाई एम अपॉन रूट टू। ठीक है, और ओमेगा क्या है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसको हम T इंटू क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ फाई एम डिवाइडेड बाई रूट टू, ये लिख सकते हैं। ठीक, अब इसमें जितनी भी कांस्टेंट चीजें हैं, कांस्टेंट चीज क्या है, ये 2 पाई बाई रूट टू की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे भाई, 2 इंटू 22/7 बाई रूट टू आप करोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 4.44। ठीक, तो एक तरह से E इज इक्वल टू हमारा आ गया, हम यहां लिख सकते हैं E इज इक्वल टू आ गया हमारा 4.44 और फाई एम इंटू एफ इंटू टी। ये फाइनल इक्वेशन आ गई हमारी EMF की ट्रांसफार्मर के लिए। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ EMF फॉर एनी ट्रांसफार्मर। ठीक, अब इसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी, जैसे हमने यहाँ पे बनाया ना, ये प्राइमरी वाइंडिंग में मान लीजिए T1 टर्न है और सेकेंडरी में T2 टर्न है। तो प्राइमरी के लिए जो EMF आएगा, E1 बराबर हो जाएगा 4.44 इंटू फाई एम इंटू एफ इंटू T1। ठीक है, सिमिलरली सेकेंडरी वाइंडिंग में जो EMF इंड्यूस होगा, E2 बराबर हो जाएगा हम लोगों का
4.44, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 5m इंटू एफ इंटू T2। ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए इक्वेशन आ जाएगी EMF की, ठीक है। जहां पे जो अगर हम लोग यूनिट्स की बात करें तो देखिए 5m जो है मैक्सिमम फ्लक्स है, ठीक है, और इसकी यूनिट्स क्या होती है, वेबर होती है, फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है हर्ट्ज में होती है, और E1 और E2 जो है वो वोल्ट्स में होते हैं, और T1 T2 क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें एक चीज ये आती है कि अगर हम मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की बात करें तो अगर मान लीजिए हम मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ले लें BM क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, ठीक। तो BM की अगर हम और वैल्यू निकालेंगे तो BM बराबर हो जाएगा टोटल जो मैक्सिमम फ्लक्स है डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो A क्या है यहाँ पे, ये है क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ द किसका, कोर का, क्योंकि कोर में ही फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। अभी ये जो आपने देखा था, ये जो पोर्शन, ये दिस इज कोर ना, तो यहीं पे फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक। इसके बाद इसकी यूनिट अगर हम बात करें तो BM की यूनिट क्या हो जाएगी, एक तरह से वेबर पर मीटर स्क्वायर आएगी, इसी को क्या बोलते हैं, टेस्ला, ठीक है। BM की जो यूनिट होती है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की, उसकी यूनिट होती है टेस्ला। तो इससे ये चीज निकल के आती है कि द वाइंडिंग विद हायर नंबर ऑफ टर्न्स विल हैव ए हाई वोल्टेज एंड इज कॉल्ड द हाई वोल्टेज वाइंडिंग, and the winding with lower number of turns is called the low voltage and that is called low voltage। यानी जिस वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, मान लीजिए ये हमने कहा कि ये T1 है और ये T2 है, तो इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, T क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगी, ये लो वोल्टेज वाइंडिंग होगी। अगर मान लीजिए इसका उल्टा है, अगर T1 में कम है और T2 में ज्यादा है तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये लो वोल्टेज हो जाएगा और ये हाई वोल्टेज। यानी जिधर वोल्टेज ज्यादा होगा, ठीक है, वो वाइंडिंग उधर नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा होंगे और वो आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग कहलाएगी। क्लियर। तो ये चीज जो है ध्यान रखने वाली है ट्रांसफार्मर के केस में कि कौन सी हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, कौन सी लो वोल्टेज वाइंडिंग है। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट वोल्टेज रेशियो और टर्न रेशियो क्या होता है। तो नाउ वी विल स्टडी वोल्टेज रेशियो एंड टर्न रेशियो, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोगों ने जो इक्वेशन पढ़ी थी EMF की, अगर हम E1 के लिए बात करें तो E1 बराबर 4.44 इंटू 5m, ठीक है, F T1 था, ठीक है। ऐसे ही E2 क्या था, E2 बराबर हमारा 4.44 इंटू 5m F T2 था, ठीक है। अगर हम मान लीजिए T1 इधर ले आए तो E1 अपॉन T1 कर दें तो कितना आएगा, 4.445 mF, ठीक। और इधर अगर हम कर दें E2 अपॉन T2 तो क्या आएगा, 4.44 इंटू 5mF। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज बराबर हो गई ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं E1 अपॉन T1 इज इक्वल टू E2 अपॉन T2, ठीक। यानी हम इसको दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि द वोल्टेज पर टर्न इन बोथ द वाइंडिंग्स इज द सेम। भाई E1 क्या है, वोल्टेज है, T1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ये क्या हो गया, वोल्टेज पर टर्न हो गया। तो जो वोल्टेज पर टर्न है, वोल्टेज पर टर्न, हर एक टर्न में जितना वोल्टेज है वो दोनों वाइंडिंग में, बोथ वाइंडिंग में सेम होता है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है। क्लियर। इसको आप दूसरे ढंग से ऐसे भी लिख सकते हैं कि E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक। और इस T1 अपॉन T2 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्न रेशियो, टर्न
रेशियो। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स विच इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी इंड्यूस्ड वोल्टेजेस इंडिकेट्स हाउ मच द प्राइमरी वोल्टेज इज लोअर्ड और रेज। भाई आपने क्या लिखा है, आपने यहां से अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो आपने ये लिखा है कि E1 इज इक्वल टू एक तरह से आपका T1 अपॉन T2 इंटू E2 हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि E1 वोल्टेज कितने टाइम्स, भाई टर्न रेशियो क्या दे देगा, इतने टाइम्स दे देगा, कितने टाइम्स लो हुआ है या हाई हुआ है, टर्न रेशियो से ये चीज आपको पता चल जाएगी। तो इसीलिए टर्न रेशियो को, जो टर्न रेशियो होता है या जो इंड्यूस्ड वोल्टेज रेशियो, ये चीज जो इंड्यूस्ड वोल्टेज रेशियो होता है उसको ट्रांसफॉर्मर रेशियो भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर रेशियो। क्लियर? तो इसको अगर आप रिप्रेजेंट भी करना चाहें, मान लीजिए ट्रांसफॉर्मर रेशियो को सपोज कीजिए हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर रेशियो अल्फा इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। ये आपको याद रखने वाली चीज है। ठीक, ये तो हो गया आपका आइडियल ट्रांसफार्मर केस। अब क्या कह रहा है, इन ए प्रैक्टिकल वोल्टेज ट्रांसफार्मर देयर इज ए वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल वोल्टेज एंड द इंड्यूस्ड वोल्टेज। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, चूंकि लॉसेस होते हैं इसलिए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, टर्मिनल वोल्टेज और जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है एंड इंड्यूस्ड वोल्टेज, इसमें डिफरेंस होता है। एंड क्यों? क्योंकि कुछ जो है वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है लॉसेस में। ठीक है, तो इसलिए हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, हम ये अज्यूम कर सकते हैं, अज्यूम E1 इक्वल टू V1 और E2 इक्वल टू V2। तो एक तरह से आपका V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू आ गया T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू अगेन अल्फा, दैट इज ट्रांसफॉर्मर रेशियो। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है। ठीक, इससे क्या रिजल्टेंट निकलता है, इससे ये रिजल्टेंट निकल रहा है कि इफ ए वोल्टेज रेशियो और टर्न रेशियो इज स्पेसिफाइड, ठीक है, दिस इज ऑलवेज पुट इन द ऑर्डर इनपुट रेशियो आउटपुट विच इज प्राइमरी रेशियो सेकेंडरी। यानी कि जब भी, जैसे मान लीजिए कहा कि कोई ट्रांसफार्मर है उसका रेशियो 10:1 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये प्राइमरी हुआ, ये सेकेंडरी हुआ। ठीक, या दूसरा मतलब हुआ कि ये इनपुट हुआ, इधर सप्लाई वोल्टेज लगेगा और ये आउटपुट हुआ। और इससे ये भी पता चल जाएगा, अभी मैं जस्ट ये बताने ही जा रहा हूं आपको, कि ये आपका स्टेप डाउन वोल्टेज है। ठीक, अब इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता देता हूं स्टेप डाउन और स्टेप अप वोल्टेज क्या होता है। नाउ वी कम टू द स्टेप डाउन, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक, तो देखिए इसमें बहुत ही सिंपल लहजे में, पहले बगैर टेक्निकल हुए आप ये समझ लीजिए कि ये ट्रांसफार्मर इन विच द आउटपुट वोल्टेज इज लेस देन इट्स इनपुट वोल्टेज। जैसे ये कोई ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, और ठीक है, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। तो अगर यहां जो वोल्टेज है, ठीक है, इनपुट वोल्टेज मान लीजिए जो V1 है और यहां पे क्या है V2, तो इफ V1 इज ग्रेटर देन V2 मतलब वोल्टेज कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेप डाउन है, वोल्टेज कम कर रहा है। और अगर मान लीजिए V1 इज लेस देन V2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज बढ़ रहा है, ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा दे रहा है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हुआ। क्लियर?
तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लीजिए, जो जैसे अगर हम लोग अपनी डोमेस्टिक सप्लाई की बात करें, डोमेस्टिक सप्लाई की, तो सप्लाई जब ग्रिड से आती है, जब बिजली जो ग्रिड से आती है पावर हाउसेस से, वो हाई वोल्टेज पर रहती है। और जो ट्रांसफार्मर आपने गली मोहल्ले में लगे हुए देखे होंगे, वो क्या करते हैं, या जो सब स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर होते हैं, हर एरिया का सब स्टेशन होता है, वो क्या करते हैं, उस हाई वोल्टेज करंट को हाई से लो में करते हैं। फिर ये जो गली मोहल्लों में लगा रहता है, ये भी क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करता है, और फिर लो वोल्टेज से ये घरों में जाता है। ठीक है, जैसे घरों में डोमेस्टिक सप्लाई हमें कितने मिलती है, 220 वोल्ट पे। अब मान लीजिए ये जो ग्रिड से जो सब स्टेशन से जो सप्लाई आ रही है, वो 440 वोल्ट पे आ रही है। तो ये ट्रांसफार्मर जो हम लोगों का लगा रहता है एरिया वाइज, वो इस 440 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, और इस 220 वोल्ट को फिर घरों में सप्लाई दी जाती है। इसको अभी आगे हम लोग और टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे। और जो ग्रिड से जो सप्लाई आती है, एक शहर से दूसरे शहर में जो आती है, आप हाई वोल्टेज लाइंस में देखे होंगे, वो और ज्यादा हाई वोल्टेज पे आती है। अच्छा, हाई वोल्टेज पे क्यों आती है, आगे जब आप डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हाई वोल्टेज पे चूंकि लॉस कम होता है, जो ट्रांसमिशन लॉस होता है, कायदे से उसको ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में जो लॉसेज होते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रांसमिशन लॉसेज। और हाई वोल्टेज पे जब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर की जाती है तो ट्रांसमिशन लॉसेस कम होते हैं। इसीलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो भी संभव पॉसिबल रहती है, हाई वोल्टेज पे ट्रांसफर किया जाता है। फिर उसको सब स्टेशन में लाके, फिर ट्रांसफार्मर्स पे लाके, और फिर घर में देने से पहले उसको 220 वोल्ट पे कर देते हैं, ताकि फिर वो घरों में सप्लाई किया जा सके। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब जो इसका आउटपुट इनपुट से ज्यादा है, और स्टेप डाउन मतलब जो वो आउटपुट कम है। स्टेप डाउन मतलब कम कर रहा है, स्टेप अप मतलब ज्यादा कर रहा है। और कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे होते हैं, देखिए, जो जिनका ये V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V, मतलब उनका इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे होते हैं जिनका आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, तो इस तरह के ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं, इस तरह के ट्रांसफार्मर को बोलते हैं 1:1 ट्रांसफार्मर। ये ध्यान रखिएगा, या इसको रेशियो वाइज भी ऐसे 1:1 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो अगर 1:1 ट्रांसफार्मर है, ऑब्वियसली बात है कि इसके नंबर ऑफ टर्न्स बराबर होंगे प्राइमरी और सेकेंडरी में, क्लियर। और जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो भी बराबर होगा E1 और E2 में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द EMF ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और वोल्टेज रेशियो और टर्न रेशियो। आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा, चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी आपका सजेशन है, कंफ्यूजन है, कुछ भी चीज आपको पूछनी है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको उसकी इमीडिएट इंफॉर्मेशन हो जाए। थैंक यू।